हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के बाकी सभी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोज नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर जाके देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग को सिलेबस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग ज़रूर देखो और यहाँ पे मैंने इतने अच्छे से सिलेबस को बना दिया है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देख लेना, वो सारी वीडियो भी देख लेना और ये वीडियो भी बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखो माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी हमारा यहाँ पे यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, नोट्स आप लोग को यहाँ पे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जाके एक्सेस कर लेना। और अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो देखो माइक्रोबायोलॉजी अगर हम लोग नाम से ही देखें तो यहाँ पे भाई ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी, यानी ये हमारी बायोलॉजी की वो ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, यही सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ना बात ये है ना कि हमें माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़नी है, वैसे लिख दिया है मैंने, बट हम लोग को पढ़नी है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी हमें माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच पढ़नी है जो कि फार्मेसी से डील करती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिनी लिविंग थिंग्स दैट आर टू स्मॉल टू सी विथ नेकेड आइज, यानी कि यहाँ पे हम लोग उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इनके लिए हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारा क्या आ जाता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि यही 3 पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, सिर्फ यही नहीं होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम लोग अभी सिलेबस देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे। बाकी अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करें फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की, तो ये हमारी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी की, जो कि हमारी फोकस करती है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिलेवेंट टू द प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, क्वालिटी और सेफ्टी के लिए यहाँ पे रेलिवेंट होते हैं। यानी या तो इसकी सेफ्टी वगैरह को ये बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं। तो कम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट करेंगे, और बढ़ाते हैं तो हम लोग यहाँ पे उसको और अच्छे से देखेंगे, है ना। तो वही सारी चीज़ें होती हैं। देखो एक चीज़ अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग समझो कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बुरे नहीं होते हैं। जैसे आप लोग को पता हो तो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, और ज़्यादातर हमारे गुड बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी बहुत सारे हेल्प करते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत ये भी है कि हाँ जैसे वायरस वगैरह है तो ये हमारा थोड़ा हार्मफुल भी होते हैं। तो दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कुड कंटामिनेट मेडिकेशंस, वैक्सीन्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी देखो एक तरफ तो हम लोग यहाँ पे इसलिए पढ़ेंगे कि हमारा जो है प्रोडक्शन, क्वालिटी और सेफ्टी में हेल्प कर सके, है ना। और एक तरफ हम लोग इसलिए भी पढ़ेंगे कि अगर हमारा कोई बैड बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्म कर सकते हैं हमारे जो है मेडिकेशंस को, कंटामिनेट यानी कि उसको कह सकते हो वही है कि कंटामिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वैक्सीन्स, ठीक है, और अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि इन सभी चीज़ों को अगर यहाँ पे कंटामिनेट करते हैं, कंटामिनेट मतलब कह सकते हो वही इम्प्योरिटी वगैरह, मतलब इम्प्योर करते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 के अंदर हमारा आ जाता है सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री को देखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने ब्रांचेस एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये इतना सिलेबस हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमारा सेकंड चैप्टर आ जाता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। तो इसमें हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अपने प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स के बीच में डिफरेंस। जैसे अगर आप लोग को पता हो तो प्रोकारियोटिक सेल हमारी बैक्टीरिया की सेल होती है, यूकारियोटिक सेल हमारी ह्यूमंस की सेल होती है, यानी हमारे अंदर जो सेल है वो यूकारियोट्स होती है, यूकारियोटिक सेल होती है, और हम लोग को बोला जाता है यूकारियोट्स। ठीक है, तो हम लोग यूकारियोट्स होते हैं और बैक्टीरिया प्रोकारियोट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे अपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से अपने बैक्टीरियल सेल को देखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर कल्चर मीडिया। अब ये कल्चर मीडिया क्या चीज़ है, तो देखो यहाँ पे कल्चर मीडिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल्चर मीडिया हमारा एक टाइप का ऐसा मीडियम होता है। ठीक है, मतलब ऐसा एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि मान लो कोई बैक्टीरिया है तो वो ना इसमें ग्रो कर जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे इसमें हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे यहाँ पे बैक्टीरिया को एक खाना मिल सके। ठीक है, और वो यहाँ पे काफ़ी नंबर्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सके और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। अब हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो क्यों कराते हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो हमारा कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही
अच्छा हो सकता है या फिर मान लो हमारे लिए बुरा भी साबित हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी जो है एक बहुत ही अच्छे से स्टडी हो पाए, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कराते हैं, ठीक है। और जब ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ जाते हैं तो इनकी स्टडी करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है इसको बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे ग्रोथ कर्व होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर। तो यहाँ पे देखो हमारे कल्चर मीडिया के ही कुछ डिफरेंट डिफरेंट जैसे उनका आइसोलेशन है ना, प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर। तो मतलब प्योर कल्चर में क्या होता है ना कि हम लोग किसी एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं हम लोग डिटेल में देखेंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स एंड मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और फाइनली यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर आ जाता है माइक्रोस्कोपी के ऊपर। तो माइक्रोस्कोपी में हम लोग क्या देखेंगे, हमारे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स को देखेंगे, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे अपने बैक्टीरिया वगैरह को देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले हमारा आ जाता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा एक माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। फिर हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इन सभी के अंदर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप को देखेंगे। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 1। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 2 के बारे में, तो यूनिट नंबर 2 में आप लोग यहाँ पे फिर पढ़ेंगे अपने जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि मान लो जैसे हमारे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, है ना। कोई हमारा जो है डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, कोई हमारा डिफरेंट टाइप का है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अपनी यूनिट 2 में देखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जैसे कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए हमारे कुछ स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं। जैसे इसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। तो इन्हीं की वजह से मतलब स्टेनिंग मतलब ना थोड़ा कलर कर देते हैं हम लोग। तो कलर करके हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह को पहचानने का काम करते हैं। तो देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं। बाकी हमारे कुछ इसके बाद हमारे बायोकेमिकल टेस्ट आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे। और फिर हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे आ जाता है स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो स्टेरिलाइजेशन अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बैक्टीरिया फ्री कर देना, है ना, स्टेरिलाइज कर देना। तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। जैसे हमारे इसके कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं, गैसियस मेथड्स होते हैं, रेडिएशन मेथड्स होते हैं और मैकेनिकल मेथड्स होते हैं। तो इन डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो जो हमारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसको हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कह सकते हो एनालाइज करते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जो कि हमारे लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन में यूज होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और फिर हमारे कुछ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये हो जाता है हमारा यूनिट 2। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 3 के बारे में, तो यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ रहे होंगे अपने फंजाई एंड वायरस के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर ना हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे अपने मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई एंड वायरसेस के बारे में। तो बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे। फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने फैक्टर्स कौन कौन से इसको इन्फेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शंस के इवैल्यूएशंस। तो बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब बैक्टीरिया को रोकने वाला और बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल कर देने वाला। तो इन सभी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपनी स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे हमारे कुछ सॉलिड लिक्विड्स, ऑप्थेल्मिक एंड अदर स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसकी हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IP यानी इंडियन फार्माकोपिया, BP यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP यानी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 में पढ़ रहे होंगे। और यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने एसेप्टिक एरिया के बारे में। अब ये एसेप्टिक एरिया मतलब क्या है, देखो एसेप्टिक एरिया हमारा एक टाइप का ऐसा एरिया होता है जो पूरा का पूरा एरिया ही हमारा यहाँ पे पूरा मतलब कह सकते हो कंटामिनेशन फ्री होता है। मतलब वहाँ पे आप लोगों को कोई भी बैक्टीरिया वगैरह देखने को नहीं मिलता है, पूरा एक एरिया ही होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत होती है, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे इसकी डिजाइनिंग होती है।
तो इसमें हम लोग डिजाइनिंग देखते हैं, फिर हमारे कुछ लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। फिर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, ठीक है, तो कौन कौन से मतलब इस एसेप्टिक एरिया में भी कंटामिनेशन के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, मेथड ऑफ प्रिवेंशन, और उसके बाद हमारा क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। तो देखो इसमें ऐसे का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कह सकते थोड़ा सा मतलब एनालाइज करना, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एक प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेथड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन एंड अमीनो एसिड्स। तो इनको भी हम लोग कह सकते थोड़ा बहुत स्टैंडर्डाइज करेंगे, है ना, इनको थोड़ा इवेलुएट करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने असेसमेंट ऑफ अ न्यू एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 4 में देख रहे हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में। तो यूनिट 5 में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे अपने माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे हमारा कोई भी फूड वगैरह होता है या फिर कोई दवा वगैरह होती है, वो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है ना, या फिर उसके अंदर कह सकते हो कुछ मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने लग जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारी चीज़ें खराब होती हैं, ठीक है, क्यों खराब होती हैं, कैसे खराब होती हैं। तो जैसे इसके अंदर वही हमारा टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज आ जाता है, ठीक है, फिर हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज आ जाता है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाते हैं सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद हमारा असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज, तो वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे फिर हमारा प्रिजर्वेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हमारे फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग बचा सकते हैं इस माइक्रोबियल कंटामिनेशन से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने इवेल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशंस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देख रहे होंगे। एंड फाइनली जो लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारे यहाँ पे एनिमल सेल कल्चर। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोग फर्स्ट यूनिट में अपने बैक्टीरियल सेल कल्चर मीडिया को देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में हम लोग अपने एनिमल सेल कल्चर को देखते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे अपने कुछ अपने एनिमल सेल्स की जो है ग्रोथ करा रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे तभी आप लोग समझ पाओगे। बाकी हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या जनरल प्रोसीजर होते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्राइमरी स्टेब्लिश्ड एंड ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो देखो मुझे पता है थोड़ा बहुत आप लोग अभी बस नाम ही सुन लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग एक एक टॉपिक तो समझाने लग जाएंगे, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक हमारे बहुत डिटेल में है, तो इनको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी ये था हमारे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को सिलेबस का आइडिया अच्छे से लग गया होगा। और थोड़ा सा देखो लेंदी सिलेबस होने वाला है इसका भी, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो ये माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन दोनों का सिलेबस बहुत लेंदी है। और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और ऑर्गेनिक, इन दोनों का सिलेबस थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। बाकी वही बात है कि वीडियो सारी यूट्यूब पे मिलने वाली है आप लोग को, और नोट सारी ऐप पे मिल जाएंगी, तो आप लोग सिंपली जाके एक्सेस कर लेना। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब यहाँ से हमारा सिलेबस हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके इतना बता दो कि हम लोग सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करें या फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, क्या स्टार्ट करें सबसे पहले, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।